नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान के ज्योग्राफी में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेशों में अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो कंप्लीट हो चुका था और अपन मध्यवर्ती अरावली पढ़ रहे थे। और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में भी अपन ने एक क्लास में जो मध्यवर्ती अरावली की जो बेसिक था उसकी लंबाई के बारे में, उसकी किस स्थान से किस स्थान तक फैली है, इन चीजों के बारे में लगभग अपन ने पढ़ लिया था। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे और हम इस आपसे जुड़ जाएंगे और हमारे द्वारा जो भी क्लासें आपको दी जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो अब बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बारे में अपन ने सामान्य जो जानकारी थी वो पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे कि मध्यवर्ती अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये राजस्थान हो गया और अपन ने बताया था कि अरावली जो है वो राजस्थान में इस प्रकार से फैली हुई है, यानी जो अरावली है वो ये दिशा हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। तो अरावली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अरावली की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर है, जो अरब सागर से और रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक अरावली फैली हुई है। और राजस्थान में अरावली की जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ये चीजें अपन पढ़ चुके थे। आज अपन बात करते हैं कि अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो अरावली का जो भाग है वो है, अपन जानते हैं उसको उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, यह अरावली जयपुर से और झुंझुनू तक फैली हुई है उत्तरी पूर्वी भाग में। मुख्यतः जयपुर, अलवर और जो झुंझुनू जिला है वो इसका हिस्सा है। दूसरी जो अरावली है वो है मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंतर्गत राजस्थान का जयपुर व अजमेर जिला आता है। और तीसरी जो अरावली है वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा आता है, जो क्या है? सबसे ऊंचा है। अब अपन ने जान लिया है कि अरावली को भी अपन ने कितने भागों में बांट लिया है? 3 भागों में बांट लिया है। और अब अपन पहली बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली, अपन किसकी बात करेंगे दोस्तों? उत्तरी अरावली की। जो उत्तरी अरावली के बारे में अपन पहले बात करेंगे कि ये किस दिशा में फैली हुई है? राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। उत्तरी अरावली राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। दूसरा अपन बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो सांभर झील, जयपुर से सिंघाना, झुंझुनू तक फैली हुई है अरावली। तो उत्तरी अरावली का विस्तार कहां से कहां है? सांभर जयपुर से सिंघाना, झुंझुनू के मध्य उत्तरी अरावली फैली हुई है। इसके अंतर्गत
जयपुर, तोरावाटी क्षेत्र। दोस्तों तोरावाटी के अपन क्षेत्र के बारे में अपन बात कर चुके थे, यानी ये शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है वो उसी को क्या कहते हैं अपन, तोरावाटी क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में एक नदी बहती है कांतली नदी। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, तोरावाटी क्षेत्र। और उसके अलावा अलवर जिला, यानी मुख्यतः ये क्षेत्र अरावली, जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत है वो आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो उत्तरी अरावली है वो उसकी जो समस्त श्रेणियां हैं, उत्तरी अरावली की समस्त श्रेणियां अपर्दित है। उत्तरी अरावली की क्या है, समस्त श्रेणियां अपर्दित हैं, क्योंकि इस नदी से, इस अरावली क्षेत्र से बनास की जो सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां निकलती हैं। जो उत्तरी अरावली का जो भाग है वो क्या है, जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत क्या है, जो श्रेणियां हैं वो अपर्दित हैं, क्योंकि बनास की सहायक नदियां इस क्षेत्र से निकलती हैं। दोस्तों मैं ये चीज आपको बता दूं कि जो उत्तरी अरावली है वो क्रमबद्ध नहीं है, वो क्या है, टुकड़ों में क्या है, टूटी हुई है, श्रेणी श्रेणी के रूप में फैली हुई है, एक रूप से क्रमबद्ध उत्तरी अरावली नहीं है। पहाड़ियों के रूप में क्या है, जयपुर, झुंझुनू और अलवर जिले में क्या है, यह अरावली की जो श्रेणी है वो क्या है, बिखरी हुई है। तो क्या है, यह अरावली का यह क्षेत्र है ना, ऐसे लिख लो, यह क्षेत्र पहाड़ियों के रूप में फैला है। पहाड़ियों के रूप में फैला यानी क्या है, एक पहाड़ी कहीं पर है, एक पहाड़ी कहीं पर है, एक पहाड़ी कहीं पर है, इस रूप से क्या है, उत्तरी अरावली है वो क्या है, फैली हुई है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्वार्टजाइट, इस क्षेत्र में क्वार्टजाइट तथा फाइलाइट शैलों की प्रधानता है। इस क्षेत्र में क्वार्टजाइट तथा फाइलाइट श्रेणियों की क्या है, प्रधानता है। यानी उत्तरी अरावली में जो श्रेणियां हैं, पत्थरों की जो श्रेणियां वो कौन कौन सी मिलेगी, क्वार्टजाइट व फाइलाइट श्रेणियों की क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, प्रधानता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो उत्तरी अरावली प्रदेश है, यानी जो उत्तरी अरावली है उसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यानी क्या है, ये उत्तरी अरावली क्या है, टुकड़ों के रूप में क्या है, फैली हुई है, लेकिन उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 450 मीटर है। अब अपन बात करते हैं, ये चीजें आप अच्छे तरीके से आपके नोट्सों में मेंशन कर ले। अब जो अपन बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली के बारे में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अपन कि उत्तरी अरावली में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों के बारे में, वे किस किस जिले में स्थित हैं और वो कितनी कितनी ऊंची है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से अपन ऊंचाई के अनुसार इन चोटियों को क्या है, उत्तरी अरावली, केवल और केवल क्या है, उत्तरी अरावली की चोटियों को ट्रिक के माध्यम से अपन याद करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि इस किस चोटी की ऊंचाई कितनी है और वह चोटी किस जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो ट्रिक है इसकी,
देखो दोस्तों, रख भापा ने बबी में बेटा। आपको इस लाइन को याद रखना है कि रख भाबा ने बबी में बेटा, यानी अपने बाबा को बेटा कहां रखना है, आपको बंबई में रखना है। बबी से अर्थ क्या हो गया, बंबई में रखना है। ठीक है, ये क्या है, उत्तरी अरावली की ऊंची से और नीची चोटियों का क्या है, क्रम है। यानी जो पहली चोटी वो क्या है, सबसे ऊंची है, वो फिर उसके बाद उससे नीची, फिर उससे नीची, और फिर क्या है, सबसे नीची। ठीक है, यानी क्या है, अवरोही क्रम है चोटियों का। उत्तरी अरावली की चोटियों का क्या है, अवरोही क्रम है। तो अपन बात करते हैं, रैसे हो गया रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। 1055 मीटर। दोस्तों अपन एक काम करते हैं, पहले इस ट्रिक से केवल और केवल क्या है, चोटियों के नाम लिख लेते हैं। उसके बाद अपन बात कर लेंगे कि किस जिले में है और क्या है, किस उस चोटी की ऊंचाई कितनी है। रैसे क्या हो गया, रघुनाथगढ़। खैसे हो गया खो। अच्छा, रैसे क्या हो गया, रघुनाथगढ़। खैसे हो गया खो, और भैसे हो गया भैरोंच। क्या हो गया, भैरोंच। यानी रैसे रघुनाथगढ़, खो से खैसे खो चोटी, और भैसे क्या हो गया, भैरोंच, और बैसे हो गया बारवाड़ा। बा से क्या हो गया, बारवाड़ा। बारवाड़ा चोटी का नाम है, बा से क्या हो गया, बारवाड़ा। उसके बाद अपन को जो ने शब्द है इसको क्या कर रखना है, साइलेंट रखना है। ने शब्द को क्या रखना है, साइलेंट रखना है। फिर आ गया बे, और बे से हो गया बबाई। बे बाई, बबाई। ठीक है, दोबारा से देखो, रैसे क्या हो गया रघुनाथगढ़, भा से क्या, खैसे हो गया खो, और भा से हो गया भैरोंच, बा से हो गया बारवाड़ा, और बै से वापस से ने को क्या रखना है, साइलेंट रखना है। बै से क्या हो गया बबाई, और बी से हो गया बिलाली। बिलाली क्या हो गया, बी से बिलाली हो गया, और में से हो गया मनोहरपुरा। मनोहरपुरा में से क्या हो गया, मनोहरपुरा हो गया, और बेटा से हो गया बैराठ। बे से क्या हो गया, बैराठ। यानी ये जो चोटियां हैं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 चोटियां उत्तरी अरावली की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ट्रिक के माध्यम से आपको सिर्फ क्या है, एक लाइन में याद रखना है, रख बाबा ने बमी में बेटा। भाई वाह, एक लाइन में उत्तरी अरावली की सारी चोटियां याद, क्या बात है। रख बाबा ने बबी में बेटा, तो क्या है, रैसे क्या हो गया रघुनाथगढ़, खैसे खो, भैसे भैरोंच, बा से बारवाड़ा, ने को साइलेंट रखना है, बै से बबाई, बी से क्या हो गया बिलाली, में से क्या हो गया मनोहरपुरा, और बेटा से क्या हो गया बैराठ। ये उत्तरी अरावली की क्या है, सबसे ऊंची या प्रमुख क्या है, चोटियां है। अब अपन एक एक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी चोटी किस जिले में स्थित है और कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी एक लिस्ट बना लो, है ना। पहली जो चोटी है वो क्या है, रैसे हो गया रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ जो चोटी की ऊंचाई है वो है 1055 मीटर।
कितनी है रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई क्या है? 1055 मीटर और ये सीकर जिले में आती है। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो किस जिले में आती है? सीकर जिले में आती है। दूसरी क्या है? ख से क्या हो गई? खो चोटी। क्या है? खो। और खो की जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। और खो जो चोटी आती है वो आती है जयपुर में। खो जो चोटी आती है वो कहां आती है? जयपुर में। उसके बाद आ गया भै से क्या हो गया? भैरोंच। भै से क्या हो गया? भैरोंच हो गया। और भैरोंच जो चोटी है उसकी ऊंचाई 792 मीटर है। क्या है? 792 मीटर है। और ये जो चोटी है वो अलवर जिले में आती है। ये जो भैरोंच जो चोटी है वो क्या है? अलवर जिले में आती है। उसके बाद वैसे क्या हो गया? बरवाड़ा। वैसे क्या हो गया? बरवाड़ा। और बरवाड़ा जो चोटी की ऊंचाई है वो है 786 मीटर। कितनी है? 786 मीटर। और ये जो चोटी आती है वो आती है जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या है? चोटी आती है जयपुर ग्रामीण जिले में। उसके बाद बा से बारवाड़ा हो गया और बै से क्या हो गया? बबाई। और बबाई की जो ऊंची चोटी का नाम है बबाई। बबाई जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 780 मीटर। कितनी है दोस्तों? 780 मीटर। और ये जो बबाई जो चोटी है वो आती है नीम का थाना जिला में। नीम का थाना जिला के अंतर्गत कौन सी चोटी आती है? बबाई। और बबाई के बाद बी से क्या हो गया? बिलाली। क्या हो गया? बिलाली। और इसकी है 774। बिलाली चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है? कितनी बताइए अपन ने? बिलाली चोटी की ऊंचाई 774 मीटर। 774 मीटर ऊंचाई है बिलाली चोटी की। और ये जो चोटी आती है वो कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले के अंतर्गत आती है। कौन सी? बिलाली चोटी। उसके बाद आ गया मनोहर थाना। मैं से क्या हो गया? मनोहर थाना। मनोहर थाना। मैं से क्या आ गया? मनोहर थाना। और मनोहर थाना की जो ऊंचाई, मनोहर थाना चोटी की जो ऊंचाई है वो है 747 मीटर। और मनोहर थाना जो चोटी है वो भी कहां पड़ती है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण जिले में आती है। कौन सी? मनोहर थाना चोटी। अब जो लास्ट जो चोटी बच गई वो बच गई कौन सी? बैराट। लास्ट चोटी कौन सी बच गई? बैराट चोटी। ये भी कहां आती है? जयपुर ग्रामीण में आती है। और बैराट की जो ऊंचाई है वो है 704 मीटर। कितनी है दोस्तों? 704 मीटर। सॉरी, इसको ध्यान रखना। बैराट अब क्या है? जयपुर में नहीं आ रहा है। बैराट जो चोटी आती है वो आती है कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में आती है। आशा करता हूं कि ट्रिक के माध्यम से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि उत्तरी अरावली की कौन कौन सी चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां, उनकी ऊंचाई कितनी है और वो किन किन जिलों में आती है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या है? ऐसे पूछा जाएगा कि उत्तरी अरावली चोटियों का निम्न में से आरोही क्रम बताओ या क्या है? अवरोही क्रम बताओ। तो ये चोटियां आप इस प्रकार से
याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। रख बाबा ने बबी में बेटा। देखो दोस्तों, बात यह है कि ट्रिक बनाने का मकसद यह है कि चीजें समझ में आनी चाहिए। ग्रामीण भाषा में एक सीधी सी कहावत होती है कि बाबा आना चाहिए। अपन को क्या है, बाबा को लाना है। मतलब ये हो गया येन केन प्रकार से, किसी भी प्रकार से अपन को चीजें क्या है समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए अपन वो किसी भी ट्रिक के माध्यम से बनाए। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब अपन जो अगली बात करेंगे, ये अपनी उत्तरी अरावली है, वो क्या हो गई है, खत्म। अब अपन दूसरी अरावली के बारे में बात करते हैं। और जो दूसरी अरावली का जो भाग है उसको अपन ने नाम दिया है क्या, मध्य अरावली। यानी मध्य क्षेत्र में पड़ने के कारण अपन ने इसको नाम क्या दे दिया है, मध्य अरावली। मध्य अरावली नाम दे दिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मध्य अरावली का जो विस्तार है। सबसे पहले अपन मध्य में पड़ती है, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली के क्या है बीच में यह क्षेत्र पड़ता है अरावली का, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मध्य अरावली। और ये चीजें मैं बता चुका हूं कि मध्य जो अरावली है वो अजमेर व जयपुर जिलों में मुख्य रूप से क्या है, फैली हुई है। तो अब अपन बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। विस्तार में अपन ने बताया जयपुर, एक तो क्या है मध्य अरावली किसके अंतर्गत आती है, जयपुर अजमेर टोंक। जयपुर अजमेर टोंक, जयपुर अजमेर टोंक व राजसमंद जिला इसमें शामिल है। राजसमंद जिला इसमें शामिल है। या ये पूछे कि ये कहां से कहां तक है, जो मध्यवर्ती अरावली है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, तो क्या है, जो दक्षिणी पूर्वी क्या है, दक्षिणी पूर्वी जो जयपुर है, दक्षिणी पूर्वी क्या है, जयपुर है। और देवगढ़ राजसमंद के दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी, यानी दक्षिणी पश्चिमी जयपुर से देवगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर से देवगढ़ तक यह मध्यवर्ती अरावली क्या है, क्रम रूप से क्या है, फैली हुई है। अब अपन बात करते हैं कि देवगढ़ जो क्षेत्र है वो राजसमंद में पड़ता है। देवगढ़ जो क्षेत्र है वो कहां पड़ता है, राजसमंद में। अब अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में जो मध्यवर्ती अरावली है, इस क्षेत्र में क्या है, कुछ दर्रे पाए जाते हैं या नाल पाए जाते हैं, उनके अपन बारे में बात करते हैं। तो दर्रे कि इस क्षेत्र में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो पहला जो दर्रा है वो है पैखरिया दर्रा। पैखरिया दर्रा ये कहां पाया जाता है, मध्यवर्ती अरावली में पाया जाता है। दूसरा है सूरघाट दर्रा। अगला है शिवपुर। कौन कौन सा हो गया, पैखरिया दर्रा हो गया, सूरघाट दर्रा हो गया, और क्या हो गया, शिवपुर घाट दर्रा हो गया। अगला है भूरा घाट दर्रा। भूरा घाट दर्रा, ये दर्रे क्या है, मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, मध्यवर्ती अरावली में पाए जाते हैं। और ये अगर इंडिकेट करें जिले को तो क्या है, ब्यावर जिले में पाए जाते हैं। ये दर्रे कहां पाए जाते हैं, ब्यावर में पाए जाते हैं। पहले क्या है, अजमेर में आते थे ये दर्रे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, अजमेर से टूटकर एक नया जिला बना दिया गया है, कौन सा, ब्यावर। तो ये क्या है, ब्यावर के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जो मध्यवर्ती अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। मध्यवर्ती अरावली की जो औसत ऊंचाई है,
औसत ऊंचाई 550 मीटर है। मध्यवर्ती अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 550 मीटर है। अब अपन बात करते हैं कि मध्यवर्ती अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां कौन सी है। मध्यवर्ती अरावली की दो ही प्रमुख चोटियां हैं, एक तो है गोरामजी और दूसरी है तारागढ़। तो पहली चोटी कौन सी है? गोराम जी, और दूसरी जो चोटी है वो है तारागढ़। पहली कौन सी है? गोराम जी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 833 मीटर। कितनी है दोस्तों? सॉरी 800 नहीं, 933 मीटर। कितनी है? 900। गोराम जी की ऊंचाई कितनी है? मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोराम जी है, 933 मीटर। और दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है? तारागढ़। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो है 870, या कई कई बुकों में आपको मिलेगा 873 मीटर। दोस्तों अब देखो यहां से सवाल कैसे बनता है। पहले तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो, 870 क्यों लिखवा दिया, 873 क्यों लिखवा दिया? क्योंकि जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसमें जो ऊंचाई है वो है 870 मीटर। तो क्या है, कई बुकों में आपको 870 मिलता है तारागढ़ की ऊंचाई, और कई बुकों में मिलता है आपको 873 मीटर। तो आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना कि तारागढ़ की ऊंचाई क्या है, 873 मीटर। अब अपन बात करते हैं कि गोराम जी की ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। अब दोस्तों हजारों बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वैसे तो अपन को दिख रही है कि मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोराम जी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। दोस्तों ऑप्शन में गोराम जी चोटी का नाम ही नहीं होता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में इस चोटी का क्या है, नाम ही नहीं होता है। और वर्तमान समय में ये ट्रेंड चल रहा है कि हम मध्यवर्ती अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी पढ़ते हैं वो पढ़ने लग गए हैं कौन सी, तारागढ़ अजमेर वाली, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 870 या 873 मीटर। तो क्या है, एक्चुअल में जो ऊंची है वो क्या है, गोराम जी। यदि आपको ऑप्शन में मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में ऑप्शन में गोराम जी मिले तो आप क्या लगाओगे, गोराम जी। वरना आजकल क्या हो गया है कि गोराम जी क्या है, ऑप्शन में नहीं होता है। इसलिए सभी टीचर कोचिंग किताबें भी आपको सिर्फ इसी चोटी के बारे में बताती है, किसकी, कि मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़ अजमेर। आ गया होगा। तो मोस्टली क्या है, तारागढ़ ही आता है, क्योंकि गोराम जी को क्या है, ऑप्शनों से ही क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसको ऑप्शन में दिया ही नहीं होता, और ये ऑप्शन में न देने के कारण मध्यवर्ती अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी हो गई वो कौन सी हो गई, तारागढ़ अजमेर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपनी मध्यवर्ती अरावली भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब अपन अरावली के दक्षिणी भाग में चलते हैं, जो क्या है, अरावली का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसी क्षेत्र से बनते हैं। किस अरावली से, दक्षिणी अरावली से। तो अब अपन पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली राजस्थान की क्रमबद्ध रूप से, यानी क्या है, एक लाइन में, और क्या है, सबसे ऊंचा भाग है। दक्षिणी अरावली क्या है, एक त्रित रूप से फैली हुई है, यानी क्या है, एक क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है, और क्या है, यह अरावली का क्या है, सबसे ऊंचा भाग है। कौन सा, दक्षिणी अरावली। अब अपन बात करते हैं कि ये बात कर चुके हैं कि दक्षिणी अरावली क्या है, क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है, और अरावली का सबसे ऊंचा भाग भी कौन सा है, दक्षिणी अरावली। उसके बाद अपन बात करते हैं कि दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली को क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो ये भाग है वो है मेवाड़ का चट्टानी भाग या
भोराट का क्षेत्र। पहला क्या है, मेवाड़ का चट्टानी भाग या भोराट क्षेत्र। अरावली को, दक्षिणी अरावली को अपन कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। पहला कौन सा है, मेवाड़ का चट्टानी भाग या भोराट क्षेत्र, और दूसरा जो भाग है वो है आबू पर्वत खंड। दक्षिणी अरावली को अपन ने 2 भागों में बांट लिया, और दोनों भागों में अपन ने पहला कौन सा है, मेवाड़ का चट्टानी भाग या भोराट क्षेत्र, और दूसरा कौन सा है, आबू पर्वत खंड। अब इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग पढ़ने से पहले अपन दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, और जो दक्षिणी अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां हैं उनको भी अपन क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसे अपन ने उत्तरी अरावली की चोटियों को पढ़ा था। इसकी ट्रिक है, दक्षिणी अरावली की सभी ऊंची चोटियां क्रमबद्ध रूप से इस ट्रिक में समाहित की गई है। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से याद में आएंगी। ठीक है, इसकी ट्रिक है, गुरु से देजा अक्ल। ठीक है, क्या है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको दक्षिणी अरावली की चोटियां क्रम, ऊंचाई के क्रम अनुसार याद हो जाएंगी। भाई साहब क्या बात है, गुरु से देजा अक्ल। अरे गुरु के पास कहां अक्ल की कमी होती है, क्या है ट्रिक जो आपने बना दी, क्या है, गुरु से देजा अक्ल। और अपन पहले कह चुके हैं कि अपना बाबा आना चाहिए, जोत आनी चाहिए, बाबा आना चाहिए, और चाहे वो किसी प्रकार से आए। तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं गुरु से देजा अक्ल। पहले अपन केवल और केवल क्या है, चोटियों के नाम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपन चोटियों की ऊंचाई के बारे में और चोटियां किस जिले में पाई जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, गु से हो गया गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु से क्या हो गया, गुरु शिखर। से हो गया शेर, यानी गुरु शिखर राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या है, संतों का शिखर या ओलंपस, हिंदुओं का क्या कहा है, ओलंपस कहा है। इन चीजों के बारे में अपन बाद में बात करते हैं। पहले अपन क्या है, ट्रिक के माध्यम से चोटियों को क्या है, एक क्रम अनुसार दर्शाते हैं। ठीक है, से हो गया शेर, दे से हो गया देलवाड़ा, दे से क्या हो गया, देलवाड़ा, और जैसे हो गया जरगा। 4 चोटियां हो गई है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और जरगा। दोस्तों, इस देजा में आप देजा को पढ़ोगे जब आ की आवाज आती है, देजा आ क्या आता है, आ निकल के आ रहा है, ये साइलेंट है ना यहाँ पर। ठीक है, क्या है, आ निकल के आ रहा है, अपन को केवल इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आ से क्या हो गया, अचलगढ़, अचलगढ़, ये ध्यान रखना कि देजा, दे से क्या होगा, देलवाड़ा, जैसे क्या होगा जरगा, और आ की मात्रा और बची हुई है ना पीछे, उस आ से क्या हो गया, अचलगढ़। और ये जो ए हो गया, इससे हो गया आबू खंड, आबू खंड। और कैसे हो गया, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ये आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि गुरु से देजा अक्ल। क्या बात है, गुरु से भी क्या है, अक्ल दी जा रही है। कहां पर, एसवी ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। तो देखो क्या है, गुरु से क्या हो गया, गुरु शिखर, से क्या हो गया शेर, दे से हो गया देलवाड़ा, जैसे हो गया जरगा, और आ की जो मात्रा निकली थी उससे क्या हो गया अचलगढ़, और ऐसे क्या हो गया आबूखंड, और कैसे क्या हो गया
कुंभलगढ़। इस प्रकार से क्या है, पर्वत चोटियों की ऊंचाई के क्रम अनुसार अपन दक्षिणी अरावली की चोटियों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब अपन एक एक चोटी को पढ़ेंगे कि वो किस जिले में है और किस चोटी की कितनी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि पहली जो चोटी है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर पहले तो अपन बात करते हैं कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कई कई किताबों में आपको 1727 मीटर भी लिखा मिलेगा, जो क्या है, गलत है। क्योंकि गुरु शिखर चोटी पर भगवान दत्तात्रेय महाराज का क्या है, मंदिर है। इसी कारण जो 5 मीटर जो मंदिर क्या है, ऊंचा है। इसी कारण कई कई किताब वालों ने, बुकों वालों ने इसको 1727 मीटर रखा देते हैं इसकी ऊंचाई। लेकिन एक्चुअल में जो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है, 1722 मीटर। 5 मीटर मैंने बताया कि भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का वहां पर मंदिर है। इसको कई किताब वालों ने काउंट कर लिया है। एक्चुअल में कितनी है, 1722 मीटर। और एक चीज और देखो, कई बार गुरु शिखर की ऊंचाई, आजकल जैसे जैसे एग्जाम टफ हो रहा है तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चेंज कर लिया है। अब क्या है, गुरु शिखर की ऊंचाई मीटर में न पूछकर किसमें पूछ लेता है, वो फुट में पूछ लेता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई फुट में कितनी है। तो फुट में भी अपन याद रखेंगे 5650 फुट। कितनी है, 5650 फुट। यानी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और फुट में कितनी है, 5650 फुट। और ये जो चोटी है वो राजस्थान के सिरोही जिले में है। क्या है, राजस्थान के सिरोही जिले में है क्या, गुरु शिखर चोटी। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं कि गु से हो गया गुरु शिखर और से हो गया शेर। शेर जो चोटी है वो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 1597 मीटर है। और ये चोटी भी सिरोही में ही स्थित है, सिरोही में है। तीसरी जो चोटी है दे से हो गया देलवाड़ा। देलवाड़ा, और देलवाड़ा जो चोटी की ऊंचाई है वो है 1442 मीटर। कितनी है दोस्तों, 1442 मीटर। और ये भी कहां पर है, सिरोही में है। ये भी चोटी कहां पर है, सिरोही में है। तो दे से हो गया देलवाड़ा। अगली जो चोटी है वो है जरगा। जरगा, और जो जरगा चोटी की ऊंचाई है वो है 1431 मीटर। जरगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। और ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ये राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर जिले में है। उसके बाद आ गया कौन सा, आ। और आ से अपन ने बताया था क्या लिखना है, अचलगढ़। क्या है, अचलगढ़। और अचलगढ़ जो चोटी की ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। कितनी है, 1380 मीटर। और अचलगढ़ जो चोटी है वो भी राजस्थान के किस जिले में है, सिरोही में है। वो भी राजस्थान के किस जिले में, अचलगढ़ भी कहां है, सिरोही में। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन आ गया, ऐसे क्या बताया था अपन ने, आबू पर्वत खंड, यानी आबू खंड भी कह सकते हैं। आबू खंड। और आबू जो खंड की ऊंचाई है वो है 1295 मीटर। और ये भी राजस्थान के किस जिले में है, सिरोही में।
ये भी राजस्थान के सिरोही जिले में है। उसके बाद कैसे क्या आ गया, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर। कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर, और ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ चोटी। तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद आ रही होंगी। अब चाहे एग्जामिनर आरोही क्रम पूछे, चाहे अवरोही क्रम पूछे, चाहे चोटियों की ऊंचाई पूछे, चाहे चोटियों के जिले पूछे, आप आसानी से इनको बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई राजस्थान दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां। अब अपन ने दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटा था। दक्षिणी अरावली को अपन ने दो भागों में बांटा था, उसको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। और जो पहला जो भाग बांटा था अपन ने, वो बांटा था मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोराट क्षेत्र भी कहते हैं इसको, भोराट क्षेत्र। ये दक्षिणी अरावली को अपन ने कितने भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था। और उसमें पहला क्या था, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोराट क्षेत्र। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां है, इस क्षेत्र का विस्तार कहां कहां पर है। तो इसका विस्तार उदयपुर, सलुम्बर आपको पता है नया जिला बना है राजस्थान का, क्या, सलुम्बर, और सिरोही और डूंगरपुर। सिरोही व डूंगरपुर मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या भोराट क्षेत्र का क्या है, भाग आता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि भोराट का पठार, ये एक एक लाइन करके लिख लेना आप है ना। भोराट का पठार, भोराट का जो पठार है वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित क्षेत्र है। तो भोराट का पठार, ये पूछते हैं कि भोराट का पठार कहां स्थित है, तो किस किस के मध्य स्थित है, कुंभलगढ़ से कहां से बताया, भोराट का पठार अपन ने कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो भोराट का पठार कहां स्थित है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। और इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोराट क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जरगा, जो राजस्थान में कौन से नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर आती है। और इसकी ऊंचाई अपन ने कितनी बताई थी, 1431 मीटर। यानी जरगा मेवाड़ के चट्टानी या भोराट क्षेत्र की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला जो पठार आता है वो आता है लसाड़िया का पठार। ये केवल और केवल क्या है, क्वेश्चन मात्र पूछते हैं कि लसाड़िया का पठार कहां स्थित है। तो लसाड़िया का जो पठार है वो सलुम्बर में स्थित है। कहां पर है, सलुम्बर में। लसाड़िया का पठार कहां पर है, सलुम्बर में स्थित है। उसके बाद आते हैं गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गिरवा क्या है या गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इसको गिरवा की पहाड़ियां क्यों कहते हैं,
ये गिरवा की जो पहाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं उदयपुर में। कहां पाई जाती हैं? गिरवा की जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो उदयपुर में पाई जाती हैं। उदयपुर में जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उनको ही क्या कहा जाता है? गिरवा। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिरवा क्या है, तो क्या है? उदयपुर में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा, तस्तरी होती है प्लेट, प्लेट नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा की पहाड़ियां। उदयपुर में तस्तरी, तस्तरी नुमा पहाड़ी। तो गिरवा की पहाड़ियां क्या है कि उदयपुर में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं वो क्या है? गिरवा की पहाड़ियां। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मिट गए या भोराट क्षेत्र ना, भोराट क्षेत्र। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि गिरवा की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगरा क्या है? मैगेरा। तो मगरा जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ता है? उदयपुर में, यानी उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग है। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग। देखो दोस्तों, इसको मगरा क्यों कहते हैं? उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उस क्षेत्र में क्या है? जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। ये उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो क्या है? जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। उसके बाद आता है भाकर। क्या शब्द आता है? भाकर। भाकर क्या है कि पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल युक्त पहाड़ियां हैं उनको क्या स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। तो क्या है? पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। ठीक है, क्या है? भाकर किसको कहेंगे? पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ी है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर। और एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि भाकर क्या है? तो क्या है? पूर्वी सिरोही में ढाल युक्त पहाड़ियां। उसके बाद अपन बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार। मेसा का जो पठार है वो चित्तौड़ में है। मेसा का जो पठार है वो कहां है? चित्तौड़ में है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर ही क्या है? निर्मित है। तो इस प्रकार से अपन ने मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोराट क्षेत्र को पढ़ लिया है। अब अपना जो दूसरा है, दक्षिणी अरावली का दूसरा जो भाग है वो कौन सा था? आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड का विस्तार केवल और केवल कहां पर है? सिरोही में। और यह अरावली का क्या है? सबसे ऊंचा भाग है। तो इसमें लिखो अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। क्या है? आबू पर्वत खंड है वो क्या है? अरावली का क्या है? सबसे ऊंचा भाग है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस भाग की जो औसत ऊंचाई है, औसत आबू पर्वत खंड की जो औसत ऊंचाई है वो क्या है? 1200 मीटर से भी क्या है? अधिक है। 1200 मीटर से भी अधिक है। किसकी? आबू पर्वत खंड की जो ऊंचाई है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ने विस्तार के बारे में बात कर ही लिया। विस्तार कि जो आबू पर्वत खंड का विस्तार है वो क्या है? सिरोही में है। किस जिले में है? सिरोही में। अपन बात कर चुके हैं किसकी? विस्तार की। अब अपन बात करते हैं कि इस स्थलाकृति दृष्टि से इस क्षेत्र को क्या है?
स्थलाकृति की दृष्टि, स्थलाकृति की दृष्टि से क्या है, विशाल स्नेल वर्ग कहा जाता है। क्या है, विशाल स्नेल वर्ग। इस क्षेत्र को क्या है, स्थलाकृति दृष्टि या पर्वत की स्थिति या दृष्टि के अनुसार इसको क्या कहा जाता है, स्नेल वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अपन इसी के बारे में आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और उसका नाम क्या है, गुरु शिखर। इस क्षेत्र में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और उसका नाम है क्या, गुरु शिखर। और उसकी ऊंचाई के बारे में अपन ने बात कर ली थी, कितनी है, 1722 मीटर। यदि फुट में पूछे तो क्या है, 5650 फीट। ये क्या है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और कर्नल टोड ने गुरु शिखर को, कर्नल टोड ने गुरु शिखर चोटी के लिए कहा है कि ये संतों का शिखर है, संतों का शिखर है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कर्नल टोड के अनुसार क्या है, कर्नल टोड ने गुरु शिखर के बारे में क्या है, तो क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है। या ऐसे पूछते हैं कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है, कर्नल टोड ने। और इसने एक शब्द और कहा है कि ये हिंदू ओलंपस है, हिंदू ओलंपस है। क्या है, हिंदू ओलंपस है। ये किसके बारे में कहा है, गुरु शिखर के बारे में किसने कहा है, कर्नल टोड ने। एक इंपॉर्टेंट बात और है गुरु शिखर में कि जो गुरु शिखर चोटी है वो हिमालय से नीलगिरी के मध्य, हिमालय से नीलगिरी पर्वत के मध्य सबसे ऊंची चोटी, अरे क्या कर रहा हूं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। यानी गुरु शिखर क्या है, हिमालय से नीलगिरी, उत्तर में क्या है, हिमालय है और दक्षिण में क्या है, नीलगिरी पर्वत पाया जाता है। उन दोनों के मध्य जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। और ये चीजें आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन से पठार व पर्वत पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन उड़िया के पठार। क्या है, उड़िया का पठार। उड़िया का जो पठार है उसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है, 1360 मीटर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा क्या है, पठार है। कौन सा, उड़िया का पठार क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है। और ये गुरु शिखर चोटी से क्या है, गुरु शिखर चोटी के ही क्या है, नीचे स्थित है। कौन, उड़िया का पठार। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि आबू पर्वत खंड में राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, आबू पर्वत खंड में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हो गई, गुरु शिखर हो गई, शेर हो गई, दिलवाड़ा हो गई और अचलगढ़ हो गई। वो क्या है, वो सभी चोटियां क्या है, आबू पर्वत खंड क्षेत्र में ही पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इस क्षेत्र में पर्वतीय स्थलाकृति
पर्वतीय स्थलाकृति टोडरोक व नन रोक पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में पर्वतीय स्थलाकृति टोडरोक व नन रोक पाई जाती है। दोस्तों देखो कि टोडरोक क्या होता है और नन रोक क्या होता है कि राजस्थान की जो सबसे ऊंची झील है नक्की झील सिरोही में, उसके किनारे पर टोडरोक यानी मेंढक के समान पत्थर की आकृति है। और क्या है, नन रोक का मतलब ये हो गया कि नई दुल्हन के समान क्या है, पर जो पत्थर है या चट्टान है उसकी आकृति है, वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, आबू पर्वत खंड क्षेत्र में। और किस झील के किनारे, नक्की झील सिरोही के किनारे कौन सी पर्वतीय स्थलाकृति पाई जाती है, टोडरोक व ननरोक। टोडरोक क्या हो गई, मेंढक के समान, और ननरोक क्या है, जैसे नई दुल्हन घूंघट ओढ़े बैठी हो। यह है जो स्थलाकृतियां हैं वो कहां पाई जाती हैं, आबू पर्वत खंड में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि 56 की पहाड़ियां, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। 56 की पहाड़ियां, 56 की जो पहाड़ियां हैं वो दोस्तों सिवाना बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, 56 की पहाड़ियां। सिवाना बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ी, यानी 56 की पहाड़ियां किनको कहेंगे, बहुत बार पूछी जाती है कि 56 की पहाड़ियां क्या है, तो क्या है, सिवाना बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, 56 की पहाड़ियां। अब अपन बात करते हैं कि इस पहाड़ी क्षेत्र में, यानी इस जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र है वो में किस किस प्रकार की कौन कौन सी चट्टानें या रोक पाई जाती हैं, या कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। अपना आबू पर्वत खंड कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं कि जो दक्षिणी अरावली है उसमें प्रमुख पर्वत पठार और पहाड़ी कौन सी है। प्रमुख पर्वत पठार व पहाड़ी, प्रमुख पर्वत पठार व पहाड़ी कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाकर। भाकर के बारे में अपन बता चुके थे कि सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल युक्त जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कह रहे थे अपन, भाकर कह रहे थे। सिरोही जिले में पाई जाने वाली तेज ढाल वाली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जा रहा था, भाकर। आगे ये चीज समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं गिरवा। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको इनको दोबारा भी करवा रहा हूं। गिरवा, गिरवा क्या है, उदयपुर जिले में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा या प्लेट नुमा जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गिरवा। उदयपुर जिले में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, गिरवा कहा जा रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं देश हरो। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, देश हरो। देश हरो जो क्षेत्र है वह जरगा व रागा के मध्य का हरा भरा क्षेत्र है। जरगा व रागा के मध्य हरा भरा क्षेत्र। जरगा व रागा के मध्य हरा भरा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों, देश हरो। क्या कहलाता है, देश हरो के नाम से जाना जाता है। क्या है, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का जो क्षेत्र हरा भरा जो क्षेत्र है वो क्या है, देश हरो। उसके बाद पूछा जाता है कि मेवल। मेवल क्या है, मेवल क्या है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, मेवल। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है
डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? मेवन। उसके बाद अपन बात करते हैं भोमट। कि भोमट क्षेत्र किन किन जिलों के अंतर्गत आता है? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। उदयपुर, डूंगरपुर व सिरोही के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र। भोमट क्या है? उदयपुर, डूंगरपुर व सिरोही के मध्य का जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? भोमट। आगे चल के बात करते हैं अपन कि मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुकंदवाड़ा की जो पहाड़ियां वो कहां पाई जाती हैं? मुकंदवाड़ा की पहाड़ी। तो मुकंदवाड़ा की जो पहाड़ियां पाई जाएंगी वो कोटा व झालावाड़ में पाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां वो किस किस के मध्य पाई जाएंगी? कोटा व झालवाड़ा के मध्य पाई जाएंगी। उसके बाद अपन बात करते हैं सुंडा पर्वत। सुंडा पर्वत कहां स्थित है? सुंडा पर्वत या इसको सुंधा पर्वत भी बोलते हैं। तो ये जो पर्वत है वो जालोर जिले में स्थित है। सुंडा पर्वत कहां पर है? जालोर जिले में स्थित है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि देवगिरी की पहाड़ियां। देवगिरी की पहाड़ी। देवगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो दौसा जिले में आती है। दोस्तों, देवगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो दौसा जिले में आती है और जो सारण पर्वत है वो कहां पर आता है? पाली में। सारण पर्वत पाली जिले में आता है। सारण पर्वत कहां आता है? पाली जिले में आता है। उसके बाद आपने सुना होगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट जो पहाड़ी है वो दोस्तों वो जैसलमेर में आती है। दोस्तों, इनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां कहां है, सुंडा पर्वत की पहाड़ियां कहां है, त्रिकुट पर्वत कहां है। तो ये केवल और केवल आपसे क्या है? जिले पूछे जाते हैं कि ये पहाड़ियां किस किस जिले में स्थित हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला पूछा जाता है कि मालखेत की पहाड़ी। मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो सीकर जिले में है। किस जिले में है? सीकर जिले में आती है। किसकी? मालखेत की पहाड़ियां। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का जो पठार है वो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। और भैंसरोडगढ़ है वो कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो क्या है, जो ऊपर माल का पठार है वो किस किस के मध्य स्थित है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठार है या क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं अपन? ऊपर माल का पठार। उसके बाद अगला आता है आडावाला पर्वत। आडावाला जो पर्वत है वो दोस्तों बूंदी जिले में है। वो बूंदी जिले में आता है। आडावाला पर्वत कहां पर है? बूंदी जिले में आता है। उसके बाद कई बार पूछा जाता है कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहां हैं? उदयनाथ
उदयनाथ की पहाड़ी। और कई बार पूछा जाता है भैरवंश, भैरवंश अपन ने बता ही दिया। उदयनाथ व भैरवंश की जो पहाड़ियां हैं वो आती हैं अलवर जिले में। उदयनाथ व भैरवंश की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर आती हैं? अलवर जिले में। उसके बाद अगला आता है, ये दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा जाता है, नाग पहाड़। नाग पहाड़, नाग पहाड़ पड़ता है अजमेर में। नाग पहाड़ कहां पड़ता है? अजमेर में। जिससे लूणी नदी का स्थान होता है। कहां पर? नाग पहाड़। अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। ये चीजें अपन जब राजस्थान का अपवाद क्षेत्र या क्या है नदियां पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। अभी तो क्या है, आप सीधा सीधा लिख लीजिए कि नाग पहाड़ कहां है? अजमेर में। उसके बाद चिड़िया टूक। चिड़िया टूक जो पर्वत है वो कहां है? चिड़िया टूक जो पर्वत है वो जोधपुर जिले में है। चिड़िया टूक पर्वत है वो कहां पर है? जोधपुर। चिड़िया टूक जो पर्वत है वो जोधपुर। चिड़िया टूक जो पर्वत है वो कहां पर है? जोधपुर में है। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि दर्रे व नाल कि इस पहाड़ी क्षेत्र में दर्रे व क्या है? नाल हैं। दर्रे अच्छा, दर्रे व नाल में अपन बात करते हैं कि पहली है देसूरी की नाल। क्या है? देसूरी की नाल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि देसूरी की नाल किस किस को जोड़ती है? तो क्या है? देसूरी की जो नाल है वो मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। देसूरी की जो नाल है वो क्या है? मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ती है। वैसे किस किस को जोड़ती है? पाली व राजसमंद को। पाली व राजसमंद जिले को क्या है? जोड़ती है। कौन सी? देसूरी की नाल। उसके बाद अपन बात करते हैं झीलवाड़ा। झीलवाड़ा की नाल या इसको पगले, पगलिया की नाल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पगलिया की नाल भी बोलते हैं। झीलवाड़ा की नाल या पगलिया की जो नाल है वो मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? मेवाड़ को गुजरात। मेवाड़ को क्या है? गुजरात के साथ जोड़ती है। कौन सी? झीलवाड़ा की नाल या पगला की नाल। उसके बाद हाथी नाल है। एक है हाथी नाल और एक है हाथी गुड़ा नाल। तो जो हाथी नाल है, हाथी नाल है वो है कहां पर? उदयपुर में। कौन सी? हाथी नाल है वो कहां पर है? उदयपुर में है। और हाथी गुड़ा की जो नाल है, हाथी गुड़ा की नाल कहां पड़ती है? राजसमंद। राजसमंद जिले में पड़ती है। किसकी? हाथी गुड़ा की नाल। उसके बाद एक है खटखट दर्रा। खट दर्रा। खटखट जो दर्रा है वो बूंदी जिले में है। कहां पर है? बूंदी। खटखट जो दर्रा है वो है बूंदी जिले में। खटखट दर्रा कहां पर है? बूंदी जिले में। उसके बाद जो पेखरिया दर्रा व शिवपुर घाट दर्रा है, पेखरिया दर्रा व शिवपुर घाट दर्रा है, उसके बारे में अपन ने मध्य अरावली में पढ़ लिया था। दोनों के दोनों ही कहां पर है? मेवाड़ में
ब्यावर जिले में स्थित हैं। कौन कौन से? पेखरिया दर्रा और शिवपुरी घाट दर्रा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने क्या है, आज मध्यवर्ती अरावली को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कल जो क्लास आएगी उसमें अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी और आपको निरंतर रूप से इस क्लास का फायदा हो रहा है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल SB ज्ञानरथ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।